नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए जेपीएससी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। आज का क्लास छोटा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने 2 क्लास किए हैं, दोनों 1 घंटे के आसपास का वो क्लास रहा, लेकिन आज छोटा है, कुछ समय की पाबंदियां भी हैं आज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि आज क्या कवर करेंगे, और मैं आज आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारी चीज़ें बतलाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले कि हम लोगों ने क्या किया था फर्स्ट क्लास में, हमने इंट्रोडक्शन समझा। हमने इंट्रोडक्शन में क्या समझा कि आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके जेपीएससी में मेंशन है पीटी के सिलेबस में, यूनाइटेड नेशन। जब आप सिलेबस को देखेंगे, भाई सिलेबस से बाहर नहीं जाना हमें, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एजेंसी, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले मैंने ये बतलाया कि ये जो आपकी यूनाइटेड नेशन है, यानी कि जो यूएन है, और यूएन की जो भी एजेंसियां हैं, अब कौन कौन सी एजेंसी मैंने बतला रखी है आपको, मैं अभी आपको और भी चीजें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बतलाया कि ये आखिर यूएन की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैंने आपको सबसे पहले इसके लिए रीजन दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसी दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, पूरे देश में शांति का एक मैसेज जाए, तो इसके लिए हमने राष्ट्र संघ की स्थापना की। अब इस राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, कौन सा पेरिस में सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में कौन कौन से देश के कौन कौन से अध्यक्ष शामिल हुए, और यही 1919 का समय है जो वुडरो विल्सन, जो यूएसए के राष्ट्रपति है, जिनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए दिया गया था क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में कई ऐसे लोग मारे गए, करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद एक शांति का मैसेज था राष्ट्र संघ की स्थापना करना। तो शांति पूरे विश्व में फैलाने के लिए जो ये आपका राष्ट्र संघ की जो बीज बोई गई थी, इन्हीं के द्वारा, वुडरो विल्सन, मेन इंपॉर्टेंट रोल इनका ही था, यूएसए के राष्ट्रपति जो थे वुडरो विल्सन का, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया था, और आपके एग्जाम में इसीलिए पूछा भी जाता है 1919 का नोबेल शांति पुरस्कार। फिर इसको हमने खत्म करने के बाद फिर उसी सेशन में हमने जाना कि इसके बाद भी आपका जो राष्ट्र संघ जो स्थापना हुई, इसको स्थापना करने वाला जो मुख्य सदस्य है, यूएसए ही इसका सदस्यता नहीं बन पाया। इसके बाद ना तो इसकी अपनी कोई इनकी अपनी कार्यालय थी, ना ही इनका कोई अपना सचिवालय था, ना ही इनके अपने पास कोई शांति सेना थी। तो ये क्या हुआ, सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाया, और हमें इसका क्या हुआ, रिजल्ट देखने को मिला, सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार के हमने हिस्ट्री को जाना, हिटलर के इंपॉर्टेंट रोल को समझा। तब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी हम संगठन बनाएंगे जो दूसरा जो वर्ल्ड वार हुआ है वैसा तीसरा वर्ल्ड वार ना हो, और पूरे देश में, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक, हर एक दृष्टिकोण में एक शांति का मैसेज पहुंच सके। तो हमने फिर यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट की थी। यूएनओ मतलब कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहां तक हमने समझा। फिर सेकेंड क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, ये फर्स्ट क्लास के बाद में सेकेंड क्लास में हमने पूरा यूएनओ को और यूएनओ के जितने भी अंग है उसको पढ़ा। इसमें कुछ चीजें मिसिंग रह गई है आपके जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए थोड़ा सा ही मिसिंग है, बाकी मैं बीपीएससी लेवल और यूपीएससी लेवल की चीजों को मैं कवर करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप केवल जेपीएससी नहीं बीपीएससी का भी पेपर आप देंगे ही देंगे। तो देखिए, हमने ये जाना कि 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। अब एक सवाल आपका देखिए पीसीएस में पूछा गया, मैं सारी चीजों को एक जगह कंडक्ट कर लिया हूं, ठीक है। आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसे क्या कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन। तो इसमें से जो आपका ये जो ओ वर्ड है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये संघ को कब हटाया गया था, तो 1950। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो आप यूएनओ की जो बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, संघ की जो बात कर रहे हैं, इस संघ शब्द को हटाया कब गया था, 1950 में, ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, भाई देखिए, हाँ, कि जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जेपीएससी, जेएसएससी, एक्साइज कांस्टेबल, फील्ड वर्कर, रेलवे, एनटीपीसी के लिए, तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारा ऑफिसर बैच भी चल रहा है, और अभी मिनिमम फी मात्र 4000 में आपका ये बैच अवेलेबल है। साथ के साथ आपका पेपर 2 में, यानी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका लैंग्वेज पेपर है, खोटा लैंग्वेज पेपर में
दमदार टीचर उमेश सर, जिन्हें गांधी सर के नाम से जाना जाता है, ऑलरेडी 3 टाइम्स जेपीएससी मेंस लिख चुके हैं, बड़े ही शानदार वे में। खोटा वो आपको केवल लिखना ही नहीं बल्कि बोलना भी सिखा रहे हैं। अभी फी उसकी मात्र और जो ऑफर फी अभी 2000 है, क्योंकि देखिए मेंस के बाद जब आप पीटी में बैठे, सॉरी इंटरव्यू में बैठेंगे, तो आपने जो भाषा का चयन किया है भाई, क्या केवल खोटा लैंग्वेज पेपर में मार्क्स अधिक आते हैं इसीलिए, या फिर वाकई आप बोल भी पा रहे हैं चीज़ों के वहाँ के समझ भी पा रहे हैं? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा रहेगा इंटरव्यू में भी। खैर, इससे अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यूएनओ के बारे में पूरा जाना। पहला पॉइंट जो बच गया था ये मैंने नहीं करवाया था, ये आपका हो गया है। अब इसके बाद देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज में और लैंग्वेज में दो चीज़ को आपको मुझे समझाना है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत है, इसको सही करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पे देखिए यूएन के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं। देखिए यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, 6 टोटल लैंग्वेज है। तो सबसे पहले तो आपको ये सही कर लेना है कि 6 टोटल लैंग्वेज है यूएन की। ठीक है, कौन कौन सी? अरबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। लेकिन यूएन में जो काम होता है, जो भी कार्य होता है, यानी कि जो भी ऑफिशियल वर्क होता है, यानी जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, वो दो है। एक है आपका इंग्लिश और एक है आपका फ्रेंच। ये भी आपके एग्जामिनेशन में, अच्छे एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया भाई। जो जो चीजें बच गई है मैं अपडेट कर रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। जब ये यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 24 अक्टूबर 1945 में, और इस 1950 में फिर क्या हुआ, इस ओ शब्द को यानी यूनाइटेड नेशन ही रह गया अब। तो इसकी स्थापना के समय अगर आपसे पूछा जाएगा कितने देश सदस्य थे, तो 51। अब 51 में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो 51वां देश जो था वो कौन था, आपका पोलैंड था। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अच्छे से साफ साफ शब्दों में, जो 51वां देश था वो कौन था, आपका पोलैंड था। ठीक है, ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो मैंने से मिस आउट भी हो गई है भाई। ठीक है, कोई नहीं। हालांकि देखिए जेपीएससी के लिए नहीं, लेकिन बीपीएससी के लिए मिस आउट मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बैच जेपीएससी के लिए। लेकिन मेरा मकसद है भाई आपको पूरे अच्छे से रेडी कर दूं। देखिए अब आइए बात करेंगे। अब तो क्लियर है ना भाई, हम लोग यूएनओ नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, यूएन, क्योंकि अब यूएन के नाम से ही जाना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन शब्द हटा दिया गया था कब, 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग एक एक चीज को क्लियर करते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क के हैमिल्टन द्वीप में स्थापित किया गया था। यानी जो यूनाइटेड नेशन का आपको द्वीप का नाम पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क में कौन सा द्वीप है, तो हैमिल्टन द्वीप में स्थापित किया गया था आपका यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। कितना मंजिला है ये मकान, तो याद रखिएगा 40 मंजिला है। इसमें 39 में टिक मत करिएगा, कई किताबें 39 मंजिला दे रखा है, और आपका ये आयोग पूछ चुका है भाई, ये 39 नहीं है 40 है, एकदम अपडेटेड मैं बतला रहा हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये मैंने बतला दिया कि 1950 में, ठीक है ना, 1950 में क्या हुआ आपके साथ, यूएनओ से ऑर्गेनाइजेशन संघ यानी शब्द को क्या कर लिया गया, हटा दिया गया, और अब केवल क्या बचा है आपका यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट की देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशन की जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, इसमें इसका अपना एक संविधान है। उस संविधान को सबसे पहले जानिए क्या कहते हैं, उसके संविधान को हम लोग चार्टर कहते हैं। अब चार्टर का मीनिंग मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया भी था जब आपने यूरोपियन कंपनी के बारे पढ़ा, ठीक है ना। तो उस यूरोपियन कंपनी में जो आगमन हुआ भारत में, जो इतने भी यूरोप के कंपनी थे, मैंने आपको एक बात बताया था चार्टर एक्ट के बारे में। तो उस एक्ट को चार्टर एक्ट क्यों कहा गया, चार्टर का अर्थ क्या होता है, आदेश देना, ठीक है ना। देखिए एक होता है आदेश, ऑर्डर देना, और एक होता है नियम, अलग है। नियम है कि मतलब सभी को उसको फॉलो करना, ऑर्डर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होगा, ठीक है ना, एक सर्टेन समय के लिए होगा, नियम एक लंबे समय के लिए चलता है। चलिए भाई, अब आपको बोला जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने चैप्टर हैं या अध्याय है, तो याद रखना है 19 अध्याय है। कितने आर्टिकल्स है, तो याद रखना है टोटल 111 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारा सवाल आपका पूछा गया किसी ना किसी पीसीएस में। देखिए इस लेवल पे मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं कि आप जब जेपीएससी के पेपर 1 में या पेपर 2 में जब आप बैठेंगे ना मेरे भाई, यहाँ 100 क्वेश्चन और यहाँ 100 क्वेश्चन, आपका कई क्वेश्चन तो रिपीटेशन मोड में मिलेगा, वो सारे रिपीटेशन मोड के क्वेश्चन आपको यहाँ है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूरे कंसेप्ट के साथ मैंने, देखिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने समझाया ना जी, उसमें कितने पॉइंट्स मैंने दिए आपको मेंस में लिखने के लिए, अगर पहला दूसरा सेशन क्या, और आज भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज मैं आपको क्या क्या चीजें कवर करूंगा। देखिए शायद आपने G4 के बारे नहीं सुना है, मैं ये आपको बतलाऊंगा।
इसके बाद हम लोग G7 पढ़ेंगे, 7 8 कैसे बना, फिर 8 7 कैसे बना, इसके कहानी को समझेंगे। फिर हम लोग G20 के बारे को भी पढ़ेंगे। आज हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग, इसके बाद हमें और भी क्या चीज़ें देखनी थी भाई। चलिए यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने आपको ये बताया था कि जो संयुक्त राष्ट्र है इसके कितने अंग है, तो टोटल 6 अंग है। कौन कौन से याद करिए। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है ना, जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में मैंने बताया था, सबसे बड़ा संघ है। देखिए अब इसको बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें मैं और भी डिटेल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया कि सर महासभा को थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा होता। चलिए भाई कोई भी नहीं। सबसे पहले समझिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, यानी जो यूनाइटेड नेशन का स्टैब्लिशमेंट किया गया इसके टोटल हमने देखे 6 अंग, 2 3 4 5 और एक हो गया ये आपका 6, ठीक है ना। चलिए हम लोग 6 अंग का पहले नाम लिखते हैं। 6 अंग का सबसे पहला जो सबसे बड़ा अंग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, जनरल असेंबली, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे हम कहेंगे। नेक्स्ट अंग को सुरक्षा परिषद, यानी इसको आप देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरे में आपको देखने को मिलेगा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, ठीक है ना, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, मैं लिख भी दे रहा हूं सामाजिक एंड आर्थिक परिषद के बारे में, ठीक है। जब डिटेलिंग कर रहे हैं तो पूरे अच्छे से डिटेलिंग कर दे रहे हैं मैं आपका। इसके बाद आपको मिलेगा न्यास परिषद के बारे में, न्यास परिषद मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देन आपको मिलेगा सचिवालय, ठीक है ना, फिर आपको क्या मिलेगा, इस यूनाइटेड का नेशन का अपना सचिवालय। अब समझिए ये जो महासभा की जो हमने बात की, इस महासभा में होता क्या है। हमने आपको क्या बताया था महासभा के बारे में, हमने आपको ये बतलाया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, ये सबसे बड़ा अंग है, ठीक है सर। इसके अध्यक्ष अभी मैंने आपको बतला दिया कि हर एक साल इसमें चेंज होता है, अभी करंट अफेयर आप अपडेट कर लेंगे, अभी तो यही है, फिलेमोन यांग है। इसकी जो पहली जो मतलब कि जो बैठक होती है प्रत्येक वर्ष होती है, कहाँ, सितंबर में न्यूयॉर्क में बैठक होती है। इसका कार्य देखिए यहां मैंने लिखा है, नीति निर्धारण करना और विचार विमर्श करना, बस इसको ही थोड़ा सा डिटेलिंग करना, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना। देखिए होता क्या है, आपको पता है ये जो यूनाइटेड नेशन है, इस यूनाइटेड नेशन में टोटल सदस्यों की संख्या कितने हैं, टोटल कितने देश सदस्य हैं, तो आपको पता है सर 193 देश। अब अभी लेटेस्ट में जो जुड़ा है कौन, साउथ सुडान, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलते हैं कि कोई 194, अच्छा कोई आपको याद है 192वां देश कौन सा है जिसने इसकी सदस्यता हासिल की है, तो मॉन्टेनिग्रो देश, ठीक है ना, मॉन्टेनिग्रो याद करिएगा, मैंने करवा रखा है भाई ये सारी चीजें। तो अगर अब एक कोई नया देश जो है इसकी सदस्यता लेना चाहता है तो वो कैसे लेगा, ठीक है। तो यदि संयुक्त राष्ट्र में, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नया सदस्य या कोई भी नया राष्ट्र इसकी सदस्यता हासिल करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देना होगा, यानी अनुमोदन करना होगा। किसको करेगा, वो सुरक्षा परिषद को करेगा। किसको करेगा, सुरक्षा परिषद में भेजेगा। यानी कि वो देश, जैसे मान के चलते हैं कि कोई एक देश है XYZ, ठीक है ना, एक देश है। अब इस देश को यूनाइटेड नेशन में क्या करना, सदस्यता लेना है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये लेटर भेजेगा, यानी एक एप्लीकेशन देगा, ठीक है, सुरक्षा परिषद को। अब ये सुरक्षा परिषद क्या करेगी, इस देश का नाम को, यानी XYZ का जो नाम है देश का, उसके नाम को इस महासभा में क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, ठीक है। अब इस महासभा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें भी कितने होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जितने भी देश इसके मेंबर होते हैं उस देश के मेंबर के क्या होते हैं, उस देश के रिप्रेजेंटेटिव इसमें क्या होते हैं, बैठते हैं बैठक में। अब सुरक्षा परिषद ने एप्लीकेशन में जो भेजा गया, जिस देश ने उसको नाम को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, सेंड कर दिया गया महासभा में। अब इस महासभा में इस 193 सदस्य के जो देश हैं वो सभी क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, वोटिंग होगी अब इसमें। और तब जाकर के अगर वोटिंग हो गई है भाई, तो फिर मतलब कि वोटिंग इन द सेंस क्या कि अगर 193 देश है, इसका 50+1 अगर वोट मिल जाता है कि हाँ इस देश को सदस्यता मिलना चाहिए संयुक्त राष्ट्र का, तो जा करके फिर से ये जो महासभा है, ठीक है ना, ये महासभा क्या कर रही है, फिर जाके उसको सदस्यता देगी। यानी कि कोई भी नए राष्ट्र को यूनाइटेड नेशन में अगर सदस्यता हासिल करनी है तो वो कहां से होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा से ही डिसाइड होगा। लेकिन अब इस 193 सदस्य देश में अगर कोई भी देश कोई गलत कार्य करता है, कोई असंवैधानिक कार्य करता है, जो यूनाइटेड नेशन के संविधान में, मैंने बताया ना उसके संविधान को चार्टर कहा जाता है, कितने आर्टिकल से कितने चैप्टर है, 111 आर्टिकल और 19 अध्याय है, अगर उसके अगेंस्ट कोई कार्य करती है तो ये महासभा का पास पूरा पावर है
को क्या किया जाएगा, उस देश यानी कि जिसने गलत कार्य किया है, ये सुरक्षा परिषद उस देश के नाम को क्या किया जाएगा, यहाँ पे भेजा जाएगा कि फलाना देश जो है इन्होंने गलत तरीके या गलत कार्य किए हैं, इसको यहाँ से डिबार्ड किया जाए। तो वो सारा फिर वोटिंग सिस्टम से इसको फिर यहाँ से इसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी महासभा के द्वारा। तो ये पॉइंट क्लियर कर दिए भाई, आपका महासभा का कार्य क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और भी है। हाँ, अब इसके बाद हम लोग दूसरे अंग में आते हैं। ये आपका पहला अंग में जो भी चीजें बची थी आपका कवर हो गया। अब इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब मैंने आपको बताया था सुरक्षा परिषद के बारे में। देखिए, ये सुरक्षा परिषद, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज है यूएनएससी को लेकर के, ठीक है ना भाई। देखिए, यूएनएससी आप इसको इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में आप इसको सुरक्षा परिषद कर रहे हैं, बस इतना जान लीजिए। इंग्लिश में यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी बोले तो सुरक्षा, काउंसिल बोले तो परिषद। तो और इसके आगे आप लगा दीजिए संयुक्त राष्ट्र, यानी कि यू फॉर यूनाइटेड यानी कि संयुक्त, एन फॉर नेशन यानी कि राष्ट्र। यही चीज है भाई, मैंने बता ला रखा है आपको। सुरक्षा परिषद के बारे समझते हैं, आखिर इसका कार्य क्या। देखिए, मैंने क्या बताया सुरक्षा परिषद के बारे, एक तो भाई कौन सा देश इसकी सदस्यता लेगा और जिसको हटाना है, ये सारा एप्लीकेशन देने का कार्य कौन करता है, तो सुरक्षा परिषद का कार्य होता है। यहां तक चीजें क्लियर है ना मेरे भाई, यहां तक बताइए, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई दुख दर्द नहीं है। अब आपको एक बात ये या ध्यान रखना है सुरक्षा परिषद के बारे में, तो कौन सा पॉइंट याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि ये जो सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल जो मेंबर है कितने हैं, 15 कंट्री है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करना है, जब इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था सुरक्षा परिषद के, उस समय की अगर बात की जाए तो 1965 की मैं बतला रहा हूं, यहां पे बात है ये 1965। उस समय अस्थाई सदस्यों की संख्या 6 थी, यानी जो अभी अस्थाई सदस्यों की संख्या आप जो 10 देख रहे हैं, 1965 में क्या किया गया था, 6 से 10 किया गया था। यानी कि 1965 तक कितने अस्थाई सदस्य देश थे, 6 थे। इसका मतलब 5 अस्थाई हो गया, यानी कि परमानेंट मेंबर हो गया, और 6 नॉन परमानेंट मेंबर, तो टोटल कितने थे, 11 सदस्य थे। लेकिन 1965 के बाद इसमें अस्थाई सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया, 6 से 4 कर दिया गया था, सॉरी 6 से 10 यानी कि 4 इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है ना। 6 से कितना कर दिया गया, 10 कर दिया गया, यानी 4 इंक्रीज कर दिए गए। तो अब हो गया 10, और यानी 10 हो गया क्या आपका नॉन परमानेंट मेंबर, और परमानेंट मेंबर कितने हो गया, 5। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये जो सुरक्षा परिषद की जब स्थापना हुई तब इसमें 5 क्या थे, परमानेंट मेंबर थे, और 6 नॉन परमानेंट मेंबर थे। तो कितने हो गए टोटल सदस्य, 11 मेंबर हो गए। लेकिन 1965 में क्या किया गया, इस 6 मेंबर में क्या कर दिया गया, 4 ऐड और कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, टोटल 10 मेंबर हो गए थे, ठीक है ना। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हो गए, तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर और 5 परमानेंट मेंबर, तो कितना हो गया टोटल 15 मेंबर अब, ठीक है। कब, 1965, ये डेट आपको याद रखना है, या मैंने यहाँ लिख दिया भाई, ठीक है ना। 1965 तक, ठीक है ना, देख सकते हैं 1965 तक अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी। 1965 में 4 अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको साफ कर लिया जाए। चलिए सर, अब यहां पे एक चीज और भी है भाई। देखिए, मैंने आपको क्या बतलाया था, 5 अस्थाई सदस्य, यानी कि एक कौन है आपका, सबसे पहले अमेरिका, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका का एक देश हो गया, चाइना, एशिया, रसिया, ठीक है। यूरोप से आपका यूनाइटेड किंगडम है, और फ्रांस से। तो समझिए चीजें, यानी कि यूरोप से अगर आप देखें, छोटा सा तो भाई महाद्वीप है यूरोप। अच्छा, यूरोप क्या आपको मैप भी मैंने दिखलाया भाई, मैंने तो हर एक चीज मैंने बतलाया कि यूरोप, उत्तरी अमेरिका। देखिए, मैंने पढ़ाया ही भाई, मैंने पढ़ाया नहीं है भाई, मैंने फील करवाया कि देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना सा तो यूरोप है भाई, इतना भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना तो आए आपका यूरोप ही है, बस बस इतना ही यूरोप है, ठीक है ना। इस यूरोप से 2 देश, ठीक है ना, 2 देश कौन कौन से, जर्मनी और फ्रांस। ये रहा आपका जर्मनी और ये रहा आपका फ्रांस, ठीक है। नहीं नहीं, जर्मनी फ्रांस में बोल रहा हूँ। एक है आपका फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, और ये आपका यूनाइटेड किंगडम, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम। इन दोनों को क्या कर दिया गया, परमानेंट मेंबर बनाया गया। ये हो गया आपका चाइना, ये हो गया आपका रसिया। एशिया से ये 2 हो गया, ये हो गया आपका यूएसए, ठीक है। और एक आपका कौन हो गया मेरे भाई, एक आपका और कौन था, एक और आपका कौन था, चलिए एक और कौन था, इटली, ठीक है ना, इटली, इटली था ना भाई, इटली हो गया आपका। चलिए, यूएसए, चाइना, रसिया, यूके, फ्रांस, चलिए ठीक है भाई। यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रसिया 3, उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड वाली, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये 5 क्या हो गया, अस्थायी सदस्य, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यूरोप से एक तो यूनाइटेड किंगडम और एक फ्रांस है सदस्य, अस्थायी सदस्य में, यानी परमानेंट मेंबर में। एशिया से चाइना और रसिया है,
और एक उत्तरी अमेरिका से यूएसए है। परमानेंट मेंबर का मतलब क्या है समझिएगा, समझिए इसका मतलब क्या है। अब जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई बिल को लाया गया, ठीक है ना, कोई भी ऐसा बिल लाया गया है, इस बिल में ये बोला गया है कि पाकिस्तान को आतंकवाद देश घोषित करना है, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा एक्टिविटीज कर रहा है, ऐसी गतिविधियां कर रही है। भारत ने ये बिल लाया, प्रस्तुत किया। अब बिल आया, अगर ये बिल 9/15 से पास हो जाती है तो पाकिस्तान को आतंकवाद घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इसको समझिए, 9/15 कहने का मतलब क्या है। 9/15 में 5+4, इसको समझिए। अब ये 5 कौन से मेंबर होंगे, परमानेंट मेंबर का साइन होना चाहिए, मतलब चाइना का भी साइन होना चाहिए, ठीक है ना, अमेरिका का भी साइन होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके रूस यानी कि रसिया का भी साथ होना, सिग्नेचर होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम का भी साइन होना चाहिए और फ्रांस का भी साइन होना चाहिए। और 4 में इधर जो आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर है ना, उसमें से कोई भी 4 लोग अगर साइन कर देता है और इनमें से कोई भी एक अगर साइन नहीं करता है तो हमेशा याद रखेगा चाइना परेशान करता है भारत को और ये इस पे वीटो लगा देता है, यानी कि ये अपनी पावर को, इसको ही बोलते हैं वीटो पावर। तो 9/15 से बिल पास ही नहीं हो पाता। यहाँ 5, यहाँ पे 10 के 10 ने सिग्नेचर कर दिए, लेकिन ये 4 सिग्नेचर किए हैं, लेकिन इसमें से कोई एक अगर सिग्नेचर नहीं किया, कोई भी एक, तो वो बिल पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो 9/15 ये भी आपको पूछा गया है, तो याद रखिएगा, यहां से भी सवाल आपका बना, ये भी क्लियर हो गया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद अब क्या बचा हुआ है, यहां तक चीजें क्लियर है ना। अब एक बात याद रखिएगा, भारत बार बार बोल रहा है कि हमें इस परमानेंट मेंबर की क्या चाहिए, सदस्यता चाहिए, ठीक है ना। यानी ये जो 5 अस्थाई सदस्य है, इसमें हमें क्या चाहिए भाई, सदस्यता चाहिए। अब इसके लिए क्या है क्या नहीं है समझिएगा, थोड़ा सा मैं डिटेल कर रहा हूं। अब यहां से G4 के कंसेप्ट को मैं लेकर के चल रहा हूं, ठीक है ना। अब हुआ क्या, मैंने अभी आपको बताया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद के बारे में, इसमें 5 परमानेंट मेंबर है। अब भारत का कहना है कि भैया इस परमानेंट मेंबर में भारत को भी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब मैं लॉजिक भी बताऊंगा फुल डाटा के साथ कि क्यों भारत को परमानेंट मेंबर में इसमें सदस्यता मिलनी चाहिए, समझिएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक ग्रुप बनाया गया जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 4 कंट्री। 4 कंट्री में कौन कौन है, सबसे पहले भारत है, ठीक है, एक इसमें आपका जापान है, ठीक है मेरे भाई, इसके साथ आपका ब्राजील है और जर्मनी है, ठीक है ना, ब्राजील और जर्मनी है। इन्होंने एक संगठन बनाया G4 का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, संगठन का बनाया और इन्होंने ये लोग ये संगठन आखिर क्यों बने, इसको समझिएगा मेन, क्योंकि यहां से सवाल पूछा गया आपका। इनका मेन मकसद क्या है कि इनका ये कहना है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन का एक अंग है, इसमें विस्तार करना होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसकी जो परमानेंट यानी कि अस्थाई सदस्य है, इसमें क्या है, विस्तार करना होगा आपको। और ये सभी एक दूसरे, ये चारों कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है कि इनमें से चारों को इसकी अस्थाई सदस्यता में इनको शामिल करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये 4 कंट्री क्या कर रहे हैं, बार बार ये मुद्दा उठा रही है कि यूएन की जो अंग है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ये चारों कंट्री को इसमें अस्थाई सदस्यता मिलनी चाहिए। जिसमें एक और भी मुद्दा आपको याद रखना है, ये जो जापान आप देख रहे हैं ना, जापान यहां तक कह दिया है कि अगर इन चारों में से केवल अगर भारत को भी अगर सदस्यता मिल जाती है परमानेंट मेंबर की, तो हम लोगों को इसमें सदस्यता की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके काउंटर अटैक की बात, अब देखिए ये क्यों ये संगठन बनाया गया ना, इसके पीछे के लॉजिक को भी समझिएगा। अब हुआ क्या था, ये 1990 की बात है, ठीक है, 1990 की बात है। 1990 में आपको कुछ कंट्री का नाम बतला रहा हूं, जैसे कि इटली हो गया आपका, मैक्सिको हो गया आपका, इटली हो गया, मैक्सिको हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया आपका, मिस्र हो गया, स्पेन हो गया, ठीक है, मिस्र हो गया, मिस्र को इजिप्ट कहते हैं, स्पेन हो गया। इसके बाद आपका अर्जेंटीना हो गया, माल्टा देश हो गया। इसके बाद आपका तुर्की। ये सभी देशों ने, ठीक है ना, मिल करके आकर के स्टेटमेंट देने लग गए, ये स्टेटमेंट देने लग गए कि जो यूएनएससी है जिसमें 15 मेंबर है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, इसमें कोई भी विस्तार करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका विस्तार किया जाता है तो जो यूनाइटेड नेशन का जो संविधान है वो अफेक्टेड होगा, उसके संविधान में उसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये 1990 में ऐसा इसीलिए ताकि कोई भी इसमें सदस्यता हासिल ना कर पाए परमानेंट मेंबर में, ठीक है। तो ये फाइनली ये जाकर के 1995 में ये सभी मिलकर के एक संस्था बना लेती है
जिसको कहा जाता है यूएफसी। आपने सुना भी होगा कई किताबों में भी, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, ठीक है ना, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। तो 1995 में इसका गठन होता है। क्यों होता है कि जो यूएनएससी है यानी कि जो सुरक्षा परिषद है उसका विस्तार नहीं हो सके, इसीलिए तब जाकर के इसके ही काउंटर में G4 की स्थापना हुई। ये चारों कंट्री मिले और इन्होंने क्या सुझाव दिया कि इसका विस्तार होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत का आपको पक्ष रखने के लिए पूछ सकता है कि आखिर भारत को क्यों इसकी स्थायी सदस्यता मिल ही जानी चाहिए भाई। तो सबसे पहला तो भारत ये बोलता है मेरे भाई कि सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ठीक है ना, जिसको जनता चुन करके भेजती है जनता के ऊपर शासन करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ये केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि एक सफल लोकतंत्र के रूप में ये देश अपने आप को रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड के लेवल पे। इसलिए इसको अस्थाई सदस्यता मिलनी चाहिए यूएनएससी में। पहला पक्ष तो ये देता है। दूसरा पक्ष क्या देता है कि ये जो आपकी यूएनएससी बनाई गई है, आखिर ये क्यों बनाई गई है? शांति के लिए ही बनाई गई ना, यूनाइटेड नेशन के लिए। तो आज तक भारत ने ऐसा कोई भी शांति संधि या फिर शांति के अगेंस्ट पूरे विश्व लेवल पे आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया। तो दूसरा तो ये पक्ष इनका होता है शांति से रिलेटेड कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन बना है भाई, उसमें से आप जिस कंट्री को शामिल किए हैं, जिसमें 5 को आपने जो वीटो दे रखा है यूएनएससी में, 5 में जिसमें एक आपका चाइना भी है। ये चाइना वो देश है जिसमें सटे जितने भी कंट्री हैं, इसके जितने भी नेबरिंग बॉर्डर शेयर करने वाले 10 से 15 जो भी देश है, इनका किसी से भी बनता नहीं है। तो आप अगर उसको सदस्यता दे रखे हैं, उसको वीटो पावर दे करके रखे हैं, तो हमने आज तक जब से यूएन की स्टैब्लिशमेंट हुई तब से हमने शांति का कभी भी, ठीक है ना, शांति के पक्ष विपक्ष में जाकर कोई भी काम नहीं किया है या फिर हमने अशांतियां कभी नहीं फैलाई, बल्कि हमने शांति के लिए और भी बहुत सारी गतिविधियां की है। तो दूसरा पक्ष ये है। अब इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर लेंगे मेंस में हम लोग। तीसरा पॉइंट, भारत का तीसरा पक्ष ये है कि भारत जहां पे सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, भारत वो देश है जहां पे सबसे अधिक विविधताएं हैं, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे भाषाएं हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे वेशभूषाएं हो, सभी चीज में सबसे अधिक विविधताएं पाई जाती है। उसके बाद भी, इतनी बड़ी विविधता वाले देश होने के बाद भी यहाँ क्या है, आपको एकता है। तो एक सबसे बड़ा मजबूत पक्ष ये भी भारत रखता है। चौथा पक्ष भारत का क्या कहना है कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान, देखिए सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान पूछा जाएगा तो किसका, तो भारत का ही। तो सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है भारत के पास। पांचवा पक्ष भारत क्या देता है कि आप भाई जो यूएनएससी की स्टैब्लिशमेंट किए हैं, किसके लिए, जनता के लिए, है ना। अब जनता के लिए आप इसमें 5 परमानेंट मेंबर आप उस देश को ही नहीं रखे हैं जो पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या को अपने साथ में लपेट के रखे हुए, आपने उसको सदस्यता नहीं दी है। तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के कारण बावजूद भी आपने हमको इसमें सम्मिलित नहीं किया। तो इनका अगला पक्ष ये होता है, पांचवा पक्ष। छठा पक्ष भारत क्या देता है कि शांति का अग्रदूत, मैंने बोल ही दिया शांति का अग्रदूत है भारत। इसके बाद ये बोलता है कि पड़ोसी प्रथम नियम वाला देश है, यानी कि पड़ोसियों के साथ, ठीक है ना, जो नियम है जो बना दिया गया है वो नियम कभी भारत ने तोड़ा नहीं अपने पड़ोसियों के साथ। सातवां पक्ष भारत का ये होता है कि जो सॉवरेनिटी होती है, यानी कि जो संप्रभुता की जो बात की जाती है ना, हमने संप्रभुता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई सारे काम किए। जैसे कि भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो लाहौर भारत के पास था, चाहता तो भारत नेपाल को अपने पास कर सकता था, भूटान अपने पास कर सकता था, तिब्बत अपने अधीन कर सकता था, बांग्लादेश यानी कि वही पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं जो बंटवारा हुआ बाद में पाकिस्तान से ही, पश्चिम पाकिस्तान जिसको बोल रहे होते हैं, ये सभी हम लोग अपने अधीन कर सकते थे। लेकिन हम संप्रभुता का पहचान दिया, हमने संप्रभुता को सिक्योर किया, हमने सुरक्षा प्रदान किया है। सुरक्षा संप्रभुता का क्या होता है अर्थ, मतलब कि एक राष्ट्र का अपना एक भूभाग होना चाहिए, उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, वहां की एक सरकार होनी चाहिए और उस किसी के अंदर आके वहां की सरकार कोई दबाव पे आके काम ना करे, कोई भी कानून ना बनाए, वो था संप्रभुता वाला देश। तो हम चाहे नेपाल की बात कर ले, चाहे भूटान की बात कर ले, चाहे लाहौर में, लाहौर वो बात है जब 1947 की, जहां जो लाहौर की जो आप ये है क्या बोलते हैं हवाई अड्डा है, उसको पूरा भारतीय सैनिकों ने अपने अधीन कर रखा था, ठीक है। तो उसके बावजूद ने भी भारत ने क्या किया, उसको आजाद किया।
तो हमने संप्रभुता को सुरक्षा प्रदान, तो ये 7-8 जो पक्ष भारत दिए हैं अपने यूएनएससी में, सुरक्षा परिषद में अपने आप को क्यों उनको दिया जाना चाहिए। और बहुत जल्द देखिए, बहुत जल्द यूनाइटेड नेशन के तरफ से भी अभी स्टेटमेंट आना स्टार्ट हुआ है कि जो यूएन का जो संविधान है, जिसको चार्टर कहते हैं, उसमें कुछ संशोधन की जाएगी और उसमें संशोधन करने के तहत भारत को बहुत जल्द आप देखेंगे कि यहाँ पे सदस्यता परमानेंट मेंबर की मिलने वाली है बहुत जल्द। और एक और सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे एक और भी मैं कहना चाहूंगा 8वां पक्ष में, कि जो G20 का आयोजन भारत ने किया, G20 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। G20 को जिस प्रकार से भारत ने एक पूरे विश्व लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो अपनी मुकाम एक सफलता दिखलाई है कि किस तरह से सारे विकसित और विकासशील देशों को का आयोजन कितने सुचारू ढंग से किया भारत ने, तो अपनी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी मजबूती स्थिति भी बनाने में ये G20 का एक सबसे बड़ा अहम योगदान है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया आपका यूएनएससी से रिलेटेड जो भी चीजें पॉइंट बची थी, इससे बाहर अब आपको करने की जरूरत नहीं है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की बात कर लेते हैं, तीसरा अंक। देखिए, सामाजिक और आर्थिक परिषद की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें जो बैठक होती है, ठीक है ना, साल में 2 बार होती है। साल में 2 बार होती है। पहली बैठक, दूसरी बैठक कब होती है? न्यूयॉर्क में, और दूसरा जिनेवा में जुलाई में, और पहला अप्रैल में होता है। ये पॉइंट क्लियर कर लेना भाई। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, होप शो की कोई दुख दर्द नहीं होगा यहाँ तक। चलिए, इसके बाद अब ये सामाजिक और आर्थिक परिषद क्यों बनाया गया था, मैंने आपको बताया था पूरे विश्व में सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखने के लिए कई सारे क्या हुए संस्थाएं यूनाइटेड नेशन ने बनाए थे। मतलब मैंने यहाँ बताया था कि पूरे विश्व में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक या फिर जो भी राजनीतिक एक अच्छी शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे क्या किए संस्थाएं बनाए थे। जैसे जो आपका जेपीएससी ने लिखा है ना सिलेबस में, यूनाइटेड नेशन, ये हो गया, एंड इट्स एजेंसी, उसकी यही संस्था है, यही एजेंसी है जो यहाँ मैंने लिखा भाई, और यहीं से आपके सवाल बनते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारे संस्थाएं बनाई, जैसे आईएलओ के बारे में पूरे पढ़ेंगे हम लोग आगे पूरा डिटेल, लेकिन सबसे पहले इसका मैंने आपको हेडक्वार्टर याद करवा दिया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। चाहे आईएलओ पूछ ले या फिर आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूछ ले, ठीक है ना, चाहे आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूछ ले, विश्व मौसम विज्ञान संगठन पूछ ले, सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। ये सभी आप याद रखेंगे। यहाँ तक आपको 6 तक जो है आपका इसका कहाँ हेडक्वार्टर? जिनेवा में। फिर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम कहाँ है? रोम, इटली में। चलिए ठीक है, ये सभी यूनाइटेड नेशन ने बनाया है। विश्व बैंक, आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सार्वभौमिक डाक संघ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये सभी हेडक्वार्टर देख लेंगे। अब आइए इसके बाद जो आपको इसके पॉइंट को कुछ और जाना है, इसमें टोटल कितने सदस्य है, तो याद रखिएगा टोटल 54 सदस्य है, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक परिषद में। अब ये कहां से, ये भी आपका पूछा गया। तो देखिए भाई, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट का पश्चिमी से 13 देश इसमें सदस्य हैं, 14 अफ्रीकी महाद्वीप से इसके सदस्य हैं, 11 एशियाई महाद्वीप के देश इसके सदस्य हैं, 6 पूर्वी यूरोप से इसके सदस्य हैं, 10 लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई जो है ना, कैरिबियाई बोला जाता है, वो क्या है, इनके सदस्य हैं। तो 54 देखिए हुआ कि नहीं हुआ? 13, 14, 27, 11, 28, 38, 6, 44, 10, 54, ठीक है ना। तो ये हो गया 54 सदस्य। कहाँ से ये सब पूछा है भाई, ये सब पूछा गया क्वेश्चन इसीलिए। चलिए ये हो गया आपका। अब आइए इसके बाद जो अंग थे आपका क्या था? न्यास परिषद। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब ये काम करना बंद कर चुका है न्यास परिषद। चलिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में मैंने बताया था, हेग, नीदरलैंड, याद रखना इसका हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो चलिए उस पॉइंट के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट आपको याद करने हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को लेकर के। ठीक है, यहाँ मैंने लिख रखा है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याद रखना है कि टोटल कितने नियुक्ति की जाती है न्यायाधीश, चीफ जस्टिस की, तो याद रखिएगा 15 न्यायाधीश महासभा द्वारा नियुक्ति करते हैं। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट 3 अप्रैल 1946 में है। इसमें जो रिटायरमेंट का जो प्रोसेस है याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष क्या सारे लोग रिटायर होते नहीं, 1/3। 1/3 का मतलब क्या? देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। 1/3 का मतलब ये है कि टोटल का 1/3 करेंगे तो 5 जज प्रत्येक वर्ष रिटायर होंगे और 5 फिर सम्मिलित होंगे। ऐसा इसीलिए किया जाता है ना कि 10, अब देखिए 5 जो आ रहे हैं जज, नए जज है भाई, उतना तो एक्सपीरियंस है नहीं, तो वो 10 जो पुराने हैं उनको एक्सपीरियंस है, तो उनको देख करके उनके कार्यों को देखते हुए वो 5 फिर क्या हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो धीरे धीरे इस तरह से हर साल इस तरह से रिटायरमेंट चलती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यह भी पूछा गया सवाल है बीपीएससी में कि क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी एक देश से 2 जज की नियुक्ति की जा सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत से 2 जजों की नियुक्ति हो जाएगी इसमें बैठे, यानी 15 जो जज है ना, चीफ जस्टिस जो है,
तो चलिए भारत से 2 होंगे, एक ही हो सकता है किसी भी देश से। चलिए अब बोला जाएगा कि भारत से पहला कौन भारतीय न्यायाधीश जो बने थे, तो नागेंद्र सिंह बने हैं। वर्तमान में कौन है, 2022 12 से 27 तक है, दलबीर भंडारी है, नाम याद रखना है। टोटल 4 चीफ जस्टिस बने हैं इस आईसीजे के, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज बन चुके हैं, चीफ जस्टिस बन चुके हैं। 4 भारतीय, नाम याद रखिएगा। एक याद रखना आपको नागेंद्र सिंह, ठीक है। उसके बाद याद रखना BN राव, RS पाठक और दलवीर भंडारी, ठीक है मेरे भाई, यहां तक चीजें क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद याद रखना प्रथम भारतीय आईसीजे के अध्यक्ष बनने वाले कौन है, यानी कि अध्यक्ष भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना, अगर अध्यक्ष भी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम भारतीय कौन है आईसीजे के अध्यक्ष बनने वाले, तो वो कौन थे, नागेंद्र सिंह ही थे। चीफ जस्टिस भी नागेंद्र सिंह, अध्यक्ष भी कौन है, नागेंद्र सिंह। ये हो गया आपका पूरा आपका यूनाइटेड नेशन। अब इससे बाहर जो बचा था मैंने करवा दिया भाई। सचिवालय के बारे में मैंने आपको बतला रखा है, सचिवालय में हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर कर रखा था, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखिए जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसलेनियस में आपको मेंशन है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन मैंने बखूबी से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद है आपकी एंड इट्स एजेंसी के बारे में पढ़ना, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो बनाई गई एजेंसी है, जो अभी आने आपको दिखा, इसके बारे में, इसके सारे रिपोर्ट्स को भी पढ़ना है, इसके हर एक काम को भी अच्छे से समझना है। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट है जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं G7 के बारे में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इसकी एजेंसियां कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग अभी पढ़ लेते हैं G7 के बारे में, ठीक है। चलिए G7 करते हैं, G7 और G20 पहले हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए ये रहा आपका G7, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई G7 G20 आज खत्म करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसकी एजेंसियां जितनी हैं मैंने अभी आपको दिखाया, जो सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने आपको दिखलाया ना मेरे भाई, कि क्या मैंने आपको क्या दिखलाया, कि जो सॉरी सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में, कि ये लोगों का काम क्या है, विश्व में सामाजिक और आर्थिक, ठीक है ना, शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र ने बहुत सारी संस्थाएं बने, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले G7 के बारे में समझिए कि G7 आखिर है क्या। देखिए G7 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, G7 की बात कर रहे हैं। G7 से पहले आपको समझना होगा G6, ग्रुप ऑफ 6, G4 होता है ग्रुप, ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ 6 डेवलप्ड कंट्री, यानी क्या, डेवलप्ड कंट्री का मतलब विकसित देश की बात की जा रही है, यानी कि ये सभी के सभी 6 विकसित देशों ने मिलकर के क्या किया, मैंने बताया ना कि आपको जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई 1945 में, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी एजेंसियां बनाई, जैसे ILO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP। तो उसी प्रकार धीरे धीरे अब क्या हुआ कि बहुत सारे विकसित देश आए, आपस में मिले, 6 विकसित देश मिले, तो G6 का निर्माण किया। फिर कुछ डेवलपिंग कंट्री यानी कि विकासशील देश आए, उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया, वो अलग नाम रखा गया। फिर कुछ विकसित और विकासशील दोनों देशों ने मिलकर के ग्रुप बना लिया, G20 के नाम से जानेंगे हम लोग। इसके बाद कुछ पेट्रोल उत्पादन करने वाले देश मिले आपस में, उन्होंने एक अलग संस्था बना ली जिसको ओपेक के नाम से हम लोग जानेंगे। फिर उसी के बाद हम लोगों ने क्या किया कि समाजवाद और जो आपका पूंजीवाद विचारधारा थी, तो जो रसिया के द्वारा जो समाजवादी जो विचारधारा जो अमेरिका तक पहुंच गई थी, अमेरिका की नेबरिंग कंट्री क्यूबा तक पहुंच गई थी, इसको देखते हुए अटलांटिक महासागर की जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, और उत्तरी अमेरिका से केवल कनाडा और अमेरिका, भाई ये सब मैप में आपका घूमना चाहिए, क्योंकि मैंने मैप करवाया पूरा अच्छे से पहले ही क्लास में। उत्तरी अमेरिका या फिर कनाडा, नॉर्थ या फिर USA कहाँ है, तो और यूरोप, ये सभी मिलकर के 32 देशों ने नाटो का फॉर्मेशन किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे फिर हम लोगों ने देखे। उसी प्रकार G6 आपका एक विकसित देशों का एक ग्रुप है, ठीक है ना। अब एक चीज आपको क्लियर करना है, सबसे पहले विकसित और विकासशील का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। विकसित और विकासशील देशों का अर्थ क्या होता है, पहले इसको क्लियर करिए आप। हर बार आपको सुनने को मिलेगा एक वर्ड आपको, विकसित देश, इसके कंसेप्ट को क्लियर ही कर लीजिए भाई अच्छे से, ठीक है ना। और एक आखिर किसको बोलेंगे, विकसित देश या विकासशील देश, कब बोलना स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। भारत क्या एक विकासशील देश है, अगर अमेरिका ले लिया जाए तो क्या एक विकसित देश है, रूस ले लिया जाए क्या है एक विकसित देश है, चाइना ले लिया, तो इसको समझिए पहले क्या है, ठीक है ना, इसको समझिए पहले क्या है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है वो क्या बोलती है, उसकी रिपोर्ट ये बोलती है कि यदि कोई भी देश, ठीक है ना, कोई भी देश की आबादी, ठीक है ना, कोई भी देश की कुल आबादी का, ठीक है ना, कोई भी देश की कुल आबादी का अगर 50% या 50% से अधिक आबादी, 50% या 50% से अधिक आबादी अगर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर अगर डिपेंडेंट है,
प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है मतलब कृषि पे डिपेंडेंट है या कृषि से संबंधित कोई भी कार्य क्षेत्र पे अगर वो डिपेंडेंट है तो उस देश की जो इकोनॉमी है वो विकासशील इकोनॉमी होगी, यानी कि डेवलपिंग इकोनॉमी होगी। ठीक है, तो अगर आप भारत का एग्जांपल ले ले तो भारत की जो कुल आबादी है उसकी कुल आबादी का 52 या 54%, एग्जैक्ट डाटा मेरे को भी याद नहीं है भाई, 52% शायद, मुझे जहां तक याद है कि भारत की कुल आबादी का 52% जो जनता है ना वो कृषि कार्यों पे ही डिपेंडेंट यानी कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसलिए भारत अभी विकासशील देश ही है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कैसा किसान आपको पता है? सीमांत किसान आपको मिलेगा। कैसा किसान मिलेगा? सीमांत किसान आपको देखने को मिलेगा। सीमांत किसान का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? इसके मीनिंग को भी समझिए, आगे आपसे इंटरव्यू या फिर कोई भी एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सीमांत किसान का मतलब क्या है ना कि भारत में जो अधिकतर जो किसान है वो कैसे सीमांत किसान है। लगभग 84% किसान जो है वो कैसे सीमांत किसान है। समझिए, मैंने दो डाटा बतलाया है अभी। एक तो मैंने बतलाया 52%। 52% मतलब भारत की जो 100% जो आबादी है, मतलब 100 लोग है भारत में रहते हैं, 100 में से 52 लोग क्या है? कृषि के ऊपर डिपेंडेंट यानी कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर यानी कि कृषि या कृषि से संबंधित कार्यों पर डिपेंडेंट, इसलिए वो एक विकासशील देश है। ठीक है, अभी 52% को हम 100% कर लेंगे, परसेंटेज आपने पढ़ा है। अभी 100% का जो 44% जो किसान है मतलब जो कृषि क्षेत्र पे जो डिपेंडेंट है वो 84% कैसे किसान थे? तो उसको हम लोग बोलते हैं सीमांत किसान बोलते हैं। सीमांत किसान का मतलब ये है कि वैसा किसान जिसके पास 1 एकड़ या उससे भी कम, ठीक है ना, कृषि है, भूमि करने क्या है? भूमि है कृषि करने के लिए, 1 एकड़ जमीन है या उससे भी कम जमीन है कृषि करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत किसान कहते हैं। ऐसे 84% किसान है, यानी 100 अगर किसान है उसमें से 84 किसान ऐसे हैं जो सीमांत किसान के अंदर आते हैं। और सीमांत किसान का अर्थ यह होता है 1 एकड़ उसके पास जमीन या 1 एकड़ से भी, तो ये गरीब किसान हो गया भाई, समझ में आ गया ना। तो भारत की कुल ग्रामीण किसान का अप्रोक्स 88% ग्रामीण जो है किसान की जीवन यापन कृषि या कृषि से संबंधित क्षेत्र पर ही निर्भर करती है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो विकसित और विकासशील का अर्थ आपने होप शो की समझ में आ गया होगा। यहां तक तो चीजें क्लियर है ना भाई। तो विकसित विकासशील अगर चिल्लाते रहे तो मतलब कहने का ये है कि ये जो ग्रुप 6 की बात मैंने की है ये डेवलप्ड कंट्री है, यानी यहाँ की जो आबादी 50 या 50% से अधिक आबादी जो है प्राइमरी सेक्टर नहीं, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, सर्विस सेक्टर पे ज्यादातर डिपेंडेंट होता है। अमेरिका में देखिए, भारत भी अब आगे बढ़ा है। भारत की आबादी 56% थी जो प्राइमरी सेक्टर पे थी, जो घट करके अब 52%, मतलब 4% अभी घटा है आफ्टर कोरोना, कि अब जो भारत की जो डिपेंडेंसी धीरे धीरे सर्विस सेक्टर पे ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है ना, आफ्टर कोरोना। तो जैसे ही भारत 50% या उससे कम आबादी अगर कृषि कार्य पे हो जाएगी तो भारत भी एक विकसित देश बन जाएगा। हालांकि आपने न्यूज में सुना है कि अमेरिका ने यहां तक अनाउंस कर दिया कि भारत एक विकसित देश है, उसे भी G7 की सदस्यता मिलनी चाहिए। G7 किसका ग्रुप है भाई? विकसित देशों का। लेकिन अगर सही मायने में भारत अभी विकसित देश नहीं। देखिए, विकसित देश के कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी होगा भारत को। कैसे समझिएगा? विकसित देश कहने का मतलब यह है कि वो देश जहां पे सभी लोग अमीर है भाई, गरीब वहां पे कुछ नहीं है, हर लोगों के घर में एसी पंखा मतलब सब चीज अवेलेबल है, तो वहां पे केवल मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है ना, बाजार उसको कहीं और लगाना पड़ेगा। भारत जैसे विकासशील देशों में अल्प विकसित देश वो भी डेंजर है, मतलब उनको खाने के लिए भाई मुश्किल से रोज खाना पैसा मिल पा रहा है, तो भाई सामान वो क्या खरीदेगा। तो विकसित देश कहां जाना चाहेगा? विकासशील देश के साथ। इसलिए कभी भी भारत अभी जो इमर्जिंग कंट्री बनी हुई है, अगर डेवलपिंग कंट्री में देखा जाए तो सबकी नजर भारत इसीलिए क्योंकि ये ही भारत एक ऐसा जो देश है जो बाजार लगाने के लिए सारे विकसित देशों के लिए खुला हुआ है। तो कोई इतने आसानी से भी भाई पंगा नहीं ले सकता भारत से, ये भी एक रीजन है। अब भारत अगर विकसित हो जाता है तो भारत को भाई क्या है ना कि आप जब एक ऊपर लेवल पे आ जाते हैं तो आपको वो एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है ना, तो भारत अभी जो भी मुद्दे गरीबों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं बना रही है वो सारे फिर उनको बंद कर देंगे। अब वो विकसित लेवल पे ही चाहेंगे, फिर वो नीचे नहीं आना चाहिए, तो जिससे जो गरीबी या फिर जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं वो और भी दबते चले जाएंगे। तो इसीलिए अभी भारत विकसित देश नहीं है, विकासशील देश ही। अमेरिका हालांकि बोला कि G7 में भारत को भी सम्मिलित कर लेना चाहिए, भारत भी विकसित देश हो गया, ऐसा नहीं है लेकिन अभी। ठीक है ना, चलिए
तो G20 ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए। तो G7 से पहले आप G6 के बारे में ये समझिए कि ये ग्रुप ऑफ 6 कंट्री है, किसके? डेवलप कंट्री के। तो इसकी जो स्थापना होती है G6 की, ठीक है ना मेरे भाई, G6 की स्थापना होती है 1975 में, ठीक है ना। कब होती है? 1960 में, यहाँ लिख रहा हूँ G6 की स्थापना होती है 1975 में। ये 6 कंट्री है, कैसे? विकसित देश है। कौन कौन से 6 कंट्री मैं नाम लिख रहा हूँ? सबसे पहले यूएसए का, देन आपका हो गया इटली, ठीक है ना, नाम याद रखना है भाई, यूएसए, इटली, मैप में भी मैं दिखाऊंगा जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और आपका जापान। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7वां कंट्री आपका 1997 में रूस को शामिल किया गया। अब आपको समझ में आ रहा है भाई, ये 1975 में, और आपको पता है 1991 में क्या हुआ था? यूएसएसआर का विघटन हुआ था, जो रूस कई देशों को मिला करके क्या हुआ? यूएसएसआर का निर्माण हुआ 1991 में, यही टूट गया। फिर पृथ्वी पूरा जो दो ध्रुव थे वो एक ध्रुव में शिफ्ट कर चुका था, यानी कि पूरे विश्व में एक ही पावरफुल कंट्री अमेरिका है। तो अब ये बेचारा हो गया है रूस, जो पहले 1951 से 91 से पहले बेचारा नहीं था, मालिक था दो, एक यूएसए और रसिया, जिसकी बातें लोग सुनती थी, जिसका एक इंपैक्ट होता था विश्व में। अब ये रूस अकेला बन गया था यूएसएसआर के टूटने के बाद। तो देखिए 1975 में भाई अभी पावरफुल है रशिया, इसलिए इसका नहीं बनाया है मेंबर। मैंने कहा ना 1991 के बाद जितना भी आप देखिएगा संगठन ना, उसमें आपको अगर अमेरिका है तो रूस भी मिलेगा, लेकिन 1991 से पहले अगर अमेरिका है तो वहां रूस नहीं है, अगर वहां रूस है तो वहां अमेरिका नहीं है। ये क्लियर रखना है आपको पॉइंट। चलिए इसके बाद की बात हो गई कि ये G6 समझ में आ गया। फिर G7 कैसे बना? 1997 में क्या हुआ? रूस ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन G7 के बाद फिर क्या हुआ? सॉरी, G7 में, माफ करिएगा उल्टा हो गया भाई, कोई बात नहीं। हुआ क्या इसके बाद समझिएगा। G6 आपका हो गया यूएसए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कंट्री हो गया। 1976 की बात है, ठीक है ना। 1976 में आपका कनाडा ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, कनाडा ज्वाइन कर लिया है किसको? G6 को। तो अब ये G6 क्या हो गया? G7 हो गया। और ये आपका 1997 में आपका रूस ज्वाइन कर लिया है किसको? G7 को, ठीक है ना। तो अब ये क्या बन गया है? G8। लेकिन 2014 में फिर से ये रूस बाहर निकल गया है, और बाहर निकलते ये फिर क्या बन गया आपका? G7। समझिए मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला G6 का गठन हुआ कब? 1975 में, ठीक है ना। इसमें 6 कंट्री है आपका, कौन कौन? एक है आपका यूएसए, इसके बाद है आपका इटली, इसके बाद है आपका जर्मनी, इसके बाद है आपका फ्रांस, इसके बाद है आपका इंग्लैंड, और इसके बाद है आपका जापान, ठीक है। ये 6 कंट्री ने मिलकर एक डेवलप ग्रुप बनाया, डेवलपिंग कंट्री का। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, कोई इसका मुख्यालय नहीं होता है, ठीक है ना। जो इसका ना ही कोई अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो इसकी अध्यक्षता करता है वही सारा खर्च उठाता है। इसके बाद G7 का फॉर्मेशन कब हुआ? 1990 इसके अगले साल ही 1976 में कनाडा जब इसको ज्वाइन कर लेता, ठीक है, कनाडा देश ने इसको ज्वाइन कर लिया। फिर ये G8 बनेगा कब? जब अदर एक कंट्री आ जाएगा 1997 में रूस आएगा, और ये रूस फिर बाहर निकल जाता है 2014 में, और ये 2014 में जैसे ही बाहर निकलेगा तब ये वापस क्या बन जाएगा आपका? G7 G8 से। समझ में आ गया? तो ये डेवलप कंट्री की जो ग्रुप है G6 से कैसे G7 बना, G7 से कैसे G8, और G8 से कैसे G7। तो ये सब डेट याद रखना, आपको पूछेगा एग्जाम में। इसका लेटेस्ट समिट भी आपको याद रखना है। 50वां शिखर सम्मेलन जो G7 का होने वाला वो कहाँ? इटली में होगा, ठीक है ना, 2024 में। और इससे पहले जो 49वां समिट हुआ है ये आपका कहाँ हुआ था? हिरोशिमा में, जापान का जो हिरोशिमा है 2023 में, जहां परमाणु बम अमेरिका ने छोड़ा था। अब मैं आपको थोड़ा मैप में ये सारा देश को दिखला दूं, ठीक है ना, G7 का, तो आपको चीजें क्लियर रहेगी। पढ़िए ऐसे कि लोगों को पढ़ा सके, ठीक है ना भाई। चलिए सबसे पहले G7 में कौन कौन से जो देश थे शामिल हुए थे? यूएसए, ये हो गया आपका यूएसए, ठीक है, ये हो गया आपका यूएसए। इसके बाद इटली, तो ये जो आप देख रहे हैं, कौन सा दिखा रहा है मैं आपको बतला रहा हूँ, देखिए ये, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका इटली, ठीक है, इटली हो गया। इसके बाद जर्मनी, तो ये हो गया आपका जर्मनी, ठीक है सर। इटली जर्मनी हो गया क्लियर, ठीक है सर। फ्रांस, ये रहा आपका फ्रांस, ठीक है सर, ये हो गया आपका फ्रांस भी। ये हो गया आपका इंग्लैंड, ये हो गया आपका सर इंग्लैंड हो गया। इसके बाद ये तो आप जो देख रहे हैं ये हो गया आपका जापान। 6 कंट्री हो गया। एक हो गया आपका यूएसए, ठीक है, ये हो गया आपका इटली, ये हो गया जर्मनी, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया इंग्लैंड, और ये हो गया आपका जापान। इसके बाद आपका कनाडा, तो ये है आपका कनाडा, ठीक है, ये कनाडा ज्वाइन कर लिया। फिर आपका ये जो रूस देख रहे हैं ये ज्वाइन कर लिया, और फिर ये बाहर निकल गया। चलिए क्लियर हो गया मैप में भी, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका भाई G7 की कहानी, ठीक है ना, हो गया।
अब क्या होगा इसके बाद, चलिए G7 मैं आपको नोट्स में भी एक बार दिखा दे रहा हूँ कि नोट्स में कुछ चीज़ें अगर हो तो मैं उसको भी कवर कर लूँगा। चलिए भाई G7 के बारे में देख लिया जाए। G7 के बारे में सारी डाटा मैंने दे दिया, ठीक है। चलिए तो G7 के बारे में, विकसित देशों का समूह है, ग्रुप 7 डेवलप्ड नेशन, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सारी बातें हो गई। अच्छा एक चीज याद रखना, इसमें ये भी पूछता है कि एशिया देश का केवल एक, एशिया कॉन्टिनेंट से केवल एक देश इसका सदस्य कौन है? जापान, ठीक है ना। इसको फिर क्या किया, 1998 को रूस को शामिल किया गया था। देखिए 97 में एप्लीकेशन लिया गया, 98 में ये शामिल हो गया था, ठीक है। तो फिर ये G8 बना। 2014 में फिर क्या हुआ, रूस बाहर निकल गया। कनाडा याद रखिएगा कब ज्वाइन किया था, 1975 में इसका स्टैब्लिशमेंट। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई सारी चीजें, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसकी देखिए स्टैब्लिशमेंट ईयर मैंने लिखा 1975, ठीक है। इस समय कितने हैं, 6 मेंबर थे, ठीक है ना, 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर है। इसके बाद 1976 में कनाडा ज्वाइन करता, कनाडा इसको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, तब जाके क्या बनेगा, G7 बनेगा। याद रखना, यह पॉइंट मैंने लिख दिया, 6 मेंबर है 1976, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विषयों पर विचार विमर्श करेंगे ये सारे कंट्री, जितने भी डेवलप कंट्री है। पहला समिट 1975 में कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। रूस कब ज्वाइन किया, याद है 1998 में, 1997 में लेटर दिया था, 1998 में इनको शामिल कर लिया, फिर 2014 में बाहर निकल गया। 50वां समिट इटली में होने वाला है, 51वां समिट आपका कनाडा में होने वाला है, 49वां मैंने बता दिया जापान हिरोशिमा में होने वाला। अब आइए G20 की बात करते हैं। G20 क्या है, G20 क्या है भाई, और आगे G20 की स्थापना क्यों करना पड़ा इसको भी समझिए, इसके पीछे के लॉजिक को समझिए कि G20 की आखिर स्थापना करने की नीड क्यों पड़ी थी। G20 में क्या है, विकसित देश भी रहेंगे, ठीक है ना, विकसित देश भी रहेगा और विकासशील देश भी रहेगा, ठीक है ना। अब लेटेस्ट करंट में याद रखिएगा, इसमें जो टोटल मेंबर कितने, पहले 20 था इसलिए 20 है, अब इसमें 21 सदस्य हो गए। कौन कौन, नाम याद रखिएगा। सबसे पहले कि ब्रिक्स, आपको मैं लिख दे रहा हूं BRICS, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे भी हम लोग। इसके बाद आपको सारे जितने भी G7 के देश है ये भी रहेंगे। इसके बाद आपको मैं लिखते चल रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, इंडोनेशिया हो गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद आपका तुर्की हो गया, इसके बाद आपका मैक्सिको हो गया, ठीक है, तुर्की हो गया, मैक्सिको हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है, सऊदी अरबिया हो गया आपका, सऊदी अरबिया हो गया। इसके बाद आपका अर्जेंटीना हो गया आपका, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया। साउथ कोरिया हो गया आपका, साउथ कोरिया हो गया, ये सारा लिखा हुआ अभी नोट्स में। यूरोपियन यूनियन, और अब साथ के साथ एक अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ चुका है, समझिए। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी ये ब्रिक्स नहीं रहा, ब्रिक्स प्लस हो चुका है। G7 अभी मैंने आपको बताया, सातों कंट्री नाम याद हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मैक्सिको, साउथ अरबिया, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। यानी कि यूरोप के जितने भी देश है सभी इसमें शामिल हो गए। यूरोपियन यूनियन कहने का मतलब अफ्रीका यूनियन, यानी कि अफ्रीका के जितने भी देश है सभी इसमें शामिल हो गए। ये लेटेस्ट अभी ज्वाइन किया है, अभी G20 जब भारत में सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में। ये पॉइंट क्लियर है। अब इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके पीछे के रीजन को समझिए। 1999 की बात है ये। 1999 में जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हो रही थी, इस समय हुआ क्या था, आखिर इसकी स्थापना करने का पीछे का रीजन क्या था कि जो 1997 का जो दौर था, इस समय पूरे देश ही आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी, एक तरह से मंदी का दौर था, ठीक है। 1997 के दौरान हुआ क्या था कि पूरे विश्व का आर्थिक स्थिति कमजोर थी, और इसके पीछे रीजन ये था कि सबसे इंपॉर्टेंट USA, जो एक ध्रुवीय देश विश्व हो रखा था, पूरा अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अमेरिका छींक रहा है तो सबको सर्दी हो रही है, खांस रहा है तो सबको खांसी हो रही है। तो सबसे बेकार इकोनॉमी की जो स्थिति हो गई थी अमेरिका की हो गई थी, पूरी डगमगा चुकी थी। अब अगर इसका इकोनॉमी खराब तो सबके शेयर मार्केट भाई नीचे जाने लग गए, मार्केट गिरने लग गया, तो पूरी दुनिया में इससे नेगेटिव इंपैक्ट बना। तो फाइनली 1997 के बाद, ठीक है ना, डिसीजन लिया गया 1997 के बाद कि जितने भी विकसित देश है और विकासशील देश है मेरे भाई, सभी क्या करिएगा, आइए हम लोग एक संस्था बनाते हैं और वहां हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे अपने आर्थिक स्थिति को अच्छा हम लोग कर सकते हैं। तो अब जाके मिल करके G20 की स्थापना हुई। भारत भी इसका सदस्य है, आप देखें, I फॉर इंडिया भी। क्लियर है। अब इस जीडीपी बोल रहा हूं, ये जो G20 है इसमें समझिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, G7 के सारे सातों देश, अभी मैंने आपको याद कराया था, USA, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के सारे देश, अफ्रीकन यूनियन के सारे देश अब इसके मेंबर हैं। तो आपसे एग्जाम में बीपीएससी पूछा है, इस बार पिछले वाला क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर से
कि जो G20 है, G20 का कंट्रीब्यूशन पूरे विश्व का कितना है। तो पूरे विश्व में इस G20, भाई G20 में देश भी तो देखिएगा ना, सब भरपूर देश ही शामिल है। तो 85% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। क्लियर। आबादी अगर पूछ लिया जाए तो पूरा सोचिए, भारत ही इसमें शामिल है, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, उसके बाद चाइना भी इसमें शामिल है। तो पूरे 2/3 आबादी को रिप्रेजेंट करता है G20, मतलब 65%। मतलब ये कि समझ रहे इसका मतलब क्या कि 2/3 65%, मतलब कि पूरा विश्व में जो 100% लोग जो है ना, 100% में मतलब इसका 2/3 करते हैं, यानी कि 65 लोग जो है इसी में कंट्री में शामिल है, इस संस्था में शामिल है। रेस्ट 35 को छोड़ करके जीडीपी में 85% पूरे विश्व का जो जीडीपी है, जीडीपी क्या है अब यहाँ तो नहीं समझा सकते भाई, इकोनॉमी का पार्ट है, उसमें जीडीपी में 85% योगदान इसी G20 का है, G20 के देशों का। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में देखेंगे तो ठीक है ना। G7 के बारे में पूछ लेता है, G20 के बारे। तो ये हो गया आपका G20 के बारे। चलिए G20 के बारे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए ग्रुप ऑफ 20 हो गया, ग्रुप ऑफ डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन का एक हो गया ये आपका संस्था। इसमें ब्रिक्स है, ये तो मैंने आपको करवा दिया है। अफ्रीकन यूनियन यहाँ आप लिख लेंगे एक, अफ्रीकन यूनियन भी, ठीक है ना। अफ्रीकन यूनियन लेटेस्ट हो गया ये आपका, ठीक है ना। लेटेस्ट ज्वाइन करने वाला अभी यही है, लेटेस्ट ज्वाइन किया आपका यही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। समिट ये सब देख लीजिएगा, करंट अफेयर का पार्ट है, कोई बड़ी चीजें नहीं है। पूरी दुनिया के इंपॉर्टेंट मुद्दे को यहाँ पे उठाए जाते हैं। G20 का देखिए, अब G20 2023 का जो भारत में हुआ था, अब तो इंपॉर्टेंट नहीं रहा ये, ठीक है ना। भारत इसकी अध्यक्षता किया था 1 वर्ष के लिए। पूछेगा इसका कोऑर्डिनेटर कौन था, हर्षवर्धन सिंगाला था। G20 के लिए बजट इंडिया में 100 करोड़ रुपया का रखा हुआ था, ठीक है ना। जो G20 के लिए बजट भारत ने कितना रखा था, 100 करोड़ रखा था। इसका थीम क्या था, वासुदेव कुटुंबकम। लेकिन ये सब अब इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा G20 का। अब G20 अभी जो लेटेस्ट हुआ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए। G20 आपका जो 2024 का हुआ, कहाँ हुआ, ब्राजील में हुआ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा, यहाँ मैंने लिख दिया है ब्राजील भी, ठीक है ना। ये आपका 2024 ब्राजील, अगला होगा साउथ अफ्रीका में। इसमें जो इसका जो थीम था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या था, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट, ये इसका थीम था, ठीक है। अब इसमें आपको मेन क्या क्या याद रखना है ना मेरे भाई। देखिए एक चीज और रखिएगा कि G20 का जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज आपसे पूछा जा सकता है, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जा सकता है, मतलब कि जो भी ऑफिशियल कार्य किसमें होता है, एक तो आपका इंग्लिश है, दूसरा आपका फ्रेंच है, और तीसरा आपको याद रखिएगा स्पेनिश है, ठीक है ना। और यूएन का 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच, बाकी 6 है ऐसा टोटल लैंग्वेज, याद रखिएगा। बिल्डिंग अ जस्ट लिख लीजिएगा, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट 2024 का थीम है। ये सब पूछेगा एग्जाम में, लिखते चलिएगा, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अब छोटी छोटी पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये आपका थीम 2023 का पुराना हो चुका है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2024 का थीम, ठीक है ना। अच्छे से यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको नोट्स में मिल जाएगा, या आप लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं भाई। G20 का 2024 का थीम क्या है, बिल्डिंग 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 अ जस्ट वर्ल्ड, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट, एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया भाई, 2024 का थीम भी यहां मैंने लिख दिया, ठीक है सर। इसके बाद याद रखिएगा, देखिए इसमें अब मेन यहां से आपको क्या और चीजें आपको खुद से कर लेना, मैं करवा भी दूंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना। देखिए क्या करना है, देखिए ब्रिक्स में मैंने आपको बताया ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। G7 में 7 कंट्री, ये सभी का आपको क्या करना है ना, देखिए कैपिटल याद कर लेना है, करेंसी याद कर लेना है, प्रेसिडेंट याद कर लेना और प्रधानमंत्री, ये 4 चीज आपको याद कर लेना। और यहीं से मेन आपका क्वेश्चन पड़ेगा। G7 में देखिए आपका कवर हो जाएगा, ब्रिक्स भी कवर हो जाएगा, और ये सारे कंट्री, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन, इसके जितने इंपॉर्टेंट, बाकी मैं इसका करवा दूंगा अलग से। ये स्टैटिक पार्ट का पार्ट है भाई, लेकिन ये सब क्वेश्चन बन जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पीसीएस, यूपीएससी ये सब में बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चलिए ये हो गया आपका G7 G20। एक पॉइंट यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अफ्रीकन यूनियन भी, ठीक है ना, अफ्रीकन यूनियन, इसको मैं हेडिंग कर दे रहा हूँ थोड़ा हाईलाइटेड। ये हो गया आपका लेटेस्ट 2023 में ज्वाइन किया ये भी। तो दैट्स ऑल, G7 G20 खत्म। अब हम लोग इसके एजेंसियों को आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट, कोई दुख दर्द है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा चीज बता दिया भाई, अब इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपको, कुछ मत करिए। बीपीएससी में बैठिए, यूपीएससी सब जगह बैठिए, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये अब बीपीएससी जेपीएससी में अलग क्या हो जाएगा ना, यूपीएससी में बस जो मैंने अभी बताया ना G20 का डाटा, क्या बता अभी मैंने डाटा बताया, 85% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है,
65% 2/3 जो पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन G20 का, यही सब तो है भाई। अच्छा एक और G20 का याद रखिएगा, जो व्यापार को लेकर के भी, तो G20 का जो व्यापार में इसका जो योगदान है G20 सारे देशों का मिला के कितना है, 75% है, ठीक है ना, पूरे विश्व व्यापार का, ग्लोबल ट्रेड में पूछ लिया जाए योगदान, ये सब कंट्रीब्यूशन याद रखेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए G20 कंप्लीट, G7 कंप्लीट, यूनाइटेड नेशन कंप्लीट, नाटो कंप्लीट हो गया है, अब अच्छे से कंप्लीट हो गया। जो बचा हुआ था मेरे को लग रहा था नहीं बताया, वो मैंने करवा दिया। अब इसके एजेंसी हम लोग यहाँ से एक एक करके देखेंगे, ILO, WHO, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। एक क्लास में उम्मीद है खत्म होगी, इसके बाद हम लोग रिपोर्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।